नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान हो रहा है। ये मतदान 36 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होना था, जिसमें से भाजपा ने पहले ही 9 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं। शेष 27 सीटों के लिए आज मतदान जारी है, जिसके लिए कुल 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। अधिकांश सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाला। मतदान के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में एमएलसी सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए हैं, जिसके लिए यहां अपना मतदान करने आया हूं। और जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं, बल्कि जो बाकी 27 सीटें हैं वहां पर अभी मतदान हो रहा है, वहां भी जीत का दावा किया गया है। यूपी विधान परिषद की रिक्त 36 में से 27 सीटों के लिए आज प्रदेश में मतदान हो रहा है। और यूपी के विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए कुल 58 जिलों में जनप्रतिनिधि आज वोट डालेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होने वाले इस मतदान प्रक्रिया के बाद 12 अप्रैल को मतगणना की जाएगी। मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर आम आदमी जो है उनकी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मतदान करने के लिए इटावा में ही मौजूद हैं। इसी बीच सैफई में ब्लॉक कार्यालय में करीब 9 बजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी मतदान किया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार जिस तरीके से निगाहें बनी हुई थी एमएलसी चुनाव को लेकर, और अब मतदान शुरू हो चुका है, और किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ उन्नाव में जितने भी मतदाता हैं काफी उत्सुक नजर आ रहे थे। लेकिन लखनऊ की अगर बात करी जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 4,018 है, जिनमें 5 जोनल और 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं उन्नाव क्षेत्र की 6 जोनल और 17 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। वहीं 27 माइक्रोपेक्सों की तैनाती भी की गई है। वहीं डीएसपी की बात कर ली जाए तो वहाँ भूपेश शुक्ला जो विधायक है उन्होंने वोट डाला है सुबह 9 बजे। उसके बाद राजेश्वर सिंह जो हमारे रतौनी नगर विधायक हैं उन्होंने भी सुबह मेयर सविता वाजिया के साथ डाला है। लेकिन अगर वोटों की बात कर ली जो कहीं लखनऊ में अभी उतना वोट नहीं पड़ा है जितनी उम्मीद थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी जो जानकारी मिली थी डीएम के माध्यम से, तो उन्होंने बताया है कि जिस तरह से सुबह शुरुआती तौर पर तो अच्छे वोट पड़ रहे थे, लेकिन अभी की बात कर ली जाए तो अभी 20% वोट भी नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय। लेकिन कहा जा रहा है काकोरी की अगर बात करी जाए तो वहाँ 117 मतदान मलियाबाद की तो सुबह 10 से 11 बजे की जो वोट परसेंटेज है वहाँ का वह अभी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 170 वोटों में 120 का आंकड़ा जरूर पार कर लिया है। हाल की बात कर ली जाए अगर वहाँ 153 वोटों में 70 वोट पड़ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से लखनऊ का दिलचस्प चुनाव बताया जा रहा है, जहाँ पर सुनील सिंह सागर जो कि एमएलसी की अपनी सीट बचाने में लगे हैं, वहाँ जो कि इस बार भाजपा के उम्मीदवार हैं और काफी काफी जोर लगा है जीत के लिए, तो उनको देखते हुए कहा जा सकता है बड़ा दिलचस्प मुकाबला है लखनऊ 9 सीट में। और ये देखने वाली बात होती है कि क्या इनमें कौन अच्छा प्रदर्शन करता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन जिन जिलों में चुनाव हो रहा है वो 27 जिलों में घमासान सपा और भाजपा में चल रहा है, कांटे की टक्कर चल रही। क्योंकि जिस तरह 9 जिलों की बात कर ली जाए तो वहां पे जितने भी एमएलसी चुनाव के दावेदार थे उन्होंने पहले ही निर्विरोध कदम लहराने की बात कर दी जो भाजपा के थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पूर्ण बहुमत बनना साबित हो सकती है ये बात। लेकिन वहीं सपा की अगर बात की जाए तो सपा से काफी टक्कर चल रही इन 27 जिलों में। वहीं लखनऊ में जिस तरह से हालात दिख रहे हैं उसको देखते हुए काफी
इंतजाम किए गए, क्योंकि हजरतगंज नगर निगम बनाया गया जहाँ पे मतदान हो रहा है और सुबह से ही वहाँ पर सुरक्षा का काफी इंतजाम किया गया है और लोगों में जो उत्सुकता नजर आ रही वोट डालने को लेकर कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुद मेयर आई थी वोट डालने राजेश्वर सिंह जी के साथ, और उसके साथ कई लोग यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए, सीसीटीवी फुटेज लगाए गए, उसमें सब नजर रखी जा रही है कि कोई गड़बड़ी होने पाए, इसलिए डीएम अभिषेक प्रकाश खुद वहां पर मौजूद है और पूरी जांच कर रहे हैं। अब देखने वाली बात क्या होती है कि इनका रिजल्ट 12 अप्रैल को के पक्ष में आएगा। जी बिल्कुल नितिन, जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम जैसे कि आपने जानकारी दी कि चाक चौबंद की गई है, ऐसे में क्या कहीं पर कोई परेशानी की तस्वीरें भी सामने आई हैं? नहीं, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब माल की बारी है, हमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से गर्म पड़ी सुरक्षा को लेकर कोई नहीं आई है। आपको एक दिलचस्प बात ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो वोट डालने विधान परिषद चुनाव में जो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत के अलावा अध्यक्ष सदस्य, नगर निगम के अध्यक्ष सभा, नगर पंचायतों के सदस्य और क्षेत्र पंचायतों के ब्लॉक प्रमुख सदस्य व ग्राम प्रधान वोट डालेंगे। लखनऊ के में उप मंत्री ब्रजेश सभा सदस्य जो है एससी मिश्रा, अशोक वाजपेयी, राज्य मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर व पूर्व उप मंत्री जो दिनेश शर्मा सहित कई वीआईपी मतदाताओं के वोट एमएलसी चुनाव डालने के लिए आ रहे हैं और एक के बाद वो वोट अपना डाल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मौसम का मिजाज है, कहीं ना कहीं इसका जरूर असर देखने को मिल रहा है। लोगों में काफी गर्मी का माहौल लग रहा है, उसको तकलीफ हो सकती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे इंतजाम किए हैं लखनऊ में वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, वहीं उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है कि इतने जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी लगे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि वो अपना काम तभी कर पाएंगे जब उनको पानी मिल जाए खड़े होने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा विषय था जिसको लेकर डीएम अभिषेक प्रकाश ने काफी मेहनत करी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। दिन भर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता को आपने सुना कि किस तरीके से तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। बड़े बड़े चेहरे वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, वीआईपी चेहरों की तरफ से मतदान किया जा रहा है। 36 सीटों पर मतदान होना था, हालांकि इनमें से 9 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है और ऐसे में 12 अप्रैल को जब नतीजे आएंगे तो बाकी सीटों पर किसकी जीत हुई है, किसको हार का सामना करना पड़ा, उसका भी पता चल जाएगा। अगर फिलहाल की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी की संख्या विधान परिषद में 17 रह गई है, जबकि इस वक्त बीजेपी के विधान परिषद में सदस्य 38 है। वहीं 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और इस घोषणा के चुनाव के बाद जो है ऐसे में बीजेपी की संख्या 47 हो गई है और आगे क्या कुछ रहेगा उसकी अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए आज प्रदेश में कुल जिलों में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मतदान कराए जा रहे हैं। वहीं विधान परिषद चुनाव के लिए रामपुर में कुल 7 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें से 1768 मतदाता वोट करेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चलेगा। रामपुर से विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 3 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। चुनाव के दौरान सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रामपुर से सपा के मशकूर अहमद मुन्ना और बीजेपी के महराज सिंह प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर हर एक जगह पर मतदान केंद्र पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मंदिरों में आए दिन हो रहे हमलों के चलते राम जन्मभूमि में बनने जा रहे राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर बड़ा मंथन हुआ है। एनएसजी की एक टीम ने अयोध्या में कई अधिकारियों के साथ बातचीत करके मंदिर की सुरक्षा का जायजा लिया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर अब देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी हरकत में आ गई है। शुक्रवार को एनएसजी की टीम ने लगभग 10 बजे अयोध्या में बिताए और श्री राम जन्म भूमि परिसर की हाईटेक सुरक्षा प्लान को लेकर घंटों उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया। एनएसजी की हाई लेवल टीम लगभग 12:30 बजे के आसपास राम मंदिर के परिसर में पहुंची, जिसके बाद 12:30 बजे से 4 बजे तक एनएसजी की टीम ने असिस्टेंट कमांडेंट स्तर पर
अधिकारियों के अगुवाई में राम मंदिर की सुरक्षा का जायजा लिया। निरीक्षण करने के बाद एनएसजी की टीम ने अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे समेत पुलिस के कई उच्च अफसरों के साथ लगभग 4 घंटे विचार विमर्श किया। अयोध्या में एनएसजी की मौजूदगी से पता चलता है कि ये सुरक्षा का मुद्दा कितना गंभीर है और सुरक्षा को लेकर चिंताएं कितनी ज्यादा बड़ी हैं। एसटीएफ मेरठ को जो है बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार को थाना भवन क्षेत्र में आरोपी अमित शर्मा को दबोच लिया। वहीं आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड, 2 मोबाइल और बाइक भी बरामद की गई। साथ ही बता दें कि इस फर्जी परिचय पत्र बनवाकर खुद को एसटीएफ का दरोगा बता रहा था आरोपी और अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आपको बता दें, फर्जी आईडी कार्ड, 2 मोबाइल, एक बाइक बरामद की गई है आरोपी के पास से। एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। खुद को फर्जी दरोगा बता रहा था ये फर्जी दरोगा, अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड, 2 मोबाइल, बाइक जब्त की गई है। एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि खुद को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए एसटीएफ का दरोगा बता रहा था और फर्जी दरोगा को अब गिरफ्त में ले लिया गया है। उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड मिला है, बाइक भी बरामद की गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। और कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब फर्जी पुलिसकर्मी तो लखनऊ में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर एसटीएफ का खुद को फर्जी दरोगा जो बता रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली आईडी दिखाकर ये अपने आप को दरोगा बताता था और लोगों से वसूली करता था और ऐसे में कई मामले जो है इस आरोपी पर चल रहे हैं। फर्जी आईडी कार्ड, 2 मोबाइल और एक बाइक इस आरोपी के पास से एसटीएफ ने बरामद की है। एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी के कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर को एक और व्यापारी ने 27 लाख रुपए के जेवर गायब हो गए। 1 महीने के अंदर इस बैंक में लॉकर से जेवर गायब होने की यह चौथी घटना है। इस बैंक में ज्यादातर व्यापारियों के लिए लॉकर हैं, इसीलिए व्यापार मंडल के नेताओं ने ब्रांच में पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। व्यापार मंडल के लोगों ने बैंक मैनेजर पर कई सवाल उठाए और उन्होंने बैंक मैनेजर से पूछा कि आखिर व्यापारी के लॉकर से जेवर कैसे गायब हो गए, जिसके बाद रीजनल मैनेजर ने सूचना देते हुए बताया कि बैंक के लॉकर से लगातार जेवर गायब होने की सूचना पर पंकज गुप्ता अपनी पत्नी निधि गुप्ता के साथ लॉकर चेक करने के लिए बैंक पहुंचा। इसके बाद उसने अपना बैंक लॉकर खुलवाया और वहां पर खाली बैंक लॉकर निकला, जिसके बाद उसने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। साथ ही पूरे बैंक में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद लॉकर से जेवरात गायब होने की सूचना पर लखनऊ से रीजनल मैनेजर एसके गुप्ता खुद बैंक में जांच करने के लिए पहुंचे और पुलिस के साथ उन्होंने लॉकर रूम में जाकर चेक किया। जब उनसे पूछा गया कि उनके जो जेवरात थे वो गायब हुए हैं, उसमें क्या बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस पर उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, जिसके भी गहने गायब हुए हैं वो एफआईआर दर्ज करा सकता है और वहीं पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। तो अपने आप में हैरान करने वाली ये घटना है, क्योंकि बैंक लॉकर में चौथी बार ये चोरी हुई है और चौथी बार किसी व्यापारी के लॉकर से जेवरात गायब हो गए हैं। जेवरात गायब होने की 1 महीने के अंदर ये चौथी घटना है, जिसकी वजह से बैंक प्रशासन के साथ साथ तमाम लोग भी सुरक्षा जो सवालों के घेरे में आ गए हैं। बैंक लॉकर में 27 लाख के जेवर गायब हो गए हैं और ऐसे में व्यापारियों की तरफ से काफी गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर शाखा के अंदर ज्यादातर व्यापारियों के बैंक लॉकर हैं, जो लॉकर हैं वो हैं और उनकी तरफ से गहने यहां पर रखे गए थे और 27 लाख के गहने गायब हुए हैं, जिसकी वजह से परिवार में काफी गुस्सा है। व्यापारी जो हैं उनमें काफी गुस्सा है, क्योंकि शाखा के अंदर ज्यादातर लॉकर व्यापारियों के हैं। व्यापार मंडल के लोगों में यहां पर गुस्सा नजर आ रहा है और उन्होंने प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी लेने को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 1 महीने के अंदर चौथी ये घटना हुई है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के पूरी व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े कर रहा है।
मैनपुरी में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। आपको बता दें कि हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल वो लोग शीतला माता के मंदिर से ट्रैक्टर से नेजा झंडा चढ़ाने जा रहे थे, तभी अचानक से उनका ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर में सवार होकर जा रहे थे और इसी दौरान अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया। 2 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, बल्कि बाकी लोग जो घायल हुए हैं उनकी हालत भी गंभीर है और सभी का इलाज चल रहा है। फिलहाल अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। मैनपुरी की पूरी घटना जहां पर 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। हादसे में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया था, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो मैनपुरी में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा ट्रैक्टर के अनियंत्रित होने की वजह से हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, बाकी लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और फिलहाल इन सभी का इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसपास के लोगों का किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है, परेशान हैं लोग, क्योंकि बड़ा हादसा ये हुआ जहां श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलट गया। अनियंत्रित होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार की वजह से लगा लीजिए या किसी और कारण से, अभी हालांकि पूरा मामला साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल 2 लोगों की मौत अब तक इस पूरे हादसे में हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घायलों का इलाज चल रहा है। कई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। मैनपुरी की ये पूरी घटना जहां पर 2 श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलटने से मौत हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट शुक्रवार देर रात को हैक हो गया। हैकर ने सीएमओ के हैंडल की डीपी और बैकग्राउंड वाली तस्वीर बदलने के साथ ही सैकड़ों यूजर्स को टैग करके कई सारे ट्वीट भी कर दिए। जानकारी के मुताबिक सीएमओ का ये अकाउंट करीब 12:30 के आसपास हैक कर लिया गया था। ये गड़बड़ी करीब 40 मिनट तक ऐसे ही बनी रही और 1:10 पर अकाउंट फिर से रिस्टोर होना शुरू हुआ। हालांकि रिस्टोर हो जाने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। देर रात सीएमओ यूपी के अकाउंट को हैक किए जाने के बाद सबसे पहले प्रोफाइल में लगी तस्वीर को बदल दिया गया। इसके बाद ब्लू बेजर नाम के ट्विटर हैंडल के स्क्रीनशॉट को जिफ फॉर्मेट में शेयर किया गया। इस स्क्रीनशॉट वाले ट्वीट को प्रोफाइल में पिन ट्वीट भी किया गया ताकि ये सबसे ऊपर दिखाई दे। यहां तक कि प्रोफाइल में पीछे लगी तस्वीर या बैनर को भी बदल दिया गया। अकाउंट हैक करने वाले हैकर ने जिस ट्वीट को पिन किया था उसमें एनिमेटेड तस्वीर बनाने के लिए ट्यूटोरियल की जानकारी दी गई थी। साथ ही 3 स्टेप्स की प्रोसेस भी बताई गई थी। इसके साथ एक लिंक भी दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रोफाइल का बायो भी बदल दिया गया था। इसमें सीएमओ को बोर्ड ऐप वापसी और युगा लैब्स का सह संस्थापक बताया गया। इसके अलावा इससे पहले बीती 27 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट सुबह 10 बजकर हैक कर लिया गया था और इसके बाद उसे रिस्टोर जरूर किया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया, जिसके बाद उसकी डीपी बदल दी गई और अलग अलग तरह की ट्वीट्स यहां पर लोगों को टैग करके की गई हैं। हालांकि 1:10 पर वापस इसे रिस्टोर कर लिया गया।
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले आरोप में गिरफ्तार मुर्तजा अब्बासी को लेकर लगातार चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। एक मौलाना ने पुलिस को बयान देते हुए कहा कि उसके पिता ने करीब मुर्तजा पर कुछ वक्त पहले किसी तरीके के कालू जात मुर्तजा पर किसी तरह का काला जादू होने की बात कही थी। दरअसल मुर्तजा अब्बासी नवी मुंबई स्थित जिस ताज हाइट बिल्डिंग में रहता था, उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर एक मस्जिद भी बनाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मुर्तजा अक्सर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बने मदरसे में आया करता था। अब इसी मामले में नवी मुंबई के एनआरआई पुलिस स्टेशन में मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना का बयान दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा को लेकर मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना ने कहा कि साल 2016 में मुर्तजा के पिता मुझसे मिले और कहा कि उनके बेटे पर शायद किसी ने काला जादू कर दिया। उसका बर्ताव पूरे तरीके से बदल गया। वो रात को सोता नहीं है, कुछ अजीब बर्ताव करता है। वहीं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस इस मस्जिद के बारे में जानने में जुटी हैं, क्योंकि रिहायशी इमारत में इस तरीके की मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दी जाती। साथ ही नवी मुंबई पुलिस को इस मस्जिद के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस ने नवी मुंबई म्युनिसिपैलिटी को इस इमारत की वैधता जानने के लिए खत भी लिखा है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी जानने की कोशिश की है कि जब मुर्तजा अब्बासी इस मस्जिद में आता था तो वो किस किस के संपर्क में था। क्या यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कट्टरता के काम में लगे थे। मुर्तजा यहाँ कब से कब तक आया, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। योगी सरकार की तरफ से एक बहुत ही नेक पहल की गई है। आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के साथ साथ मां का फर्ज भी अब बखूबी निभा सकेंगी। इसके लिए गौतम बुद्ध नगर महिला थाना के परिसर में जेनपैक्ट संस्था के सहयोग से बने पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए क्रैच का शुभारंभ हुआ है। साथ ही पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और पुलिस फैमिली एसोसिएशन अध्यक्ष आकांक्षा सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिशु गृह का उद्घाटन किया। वहीं पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा कि इस अनूठी पहल से विशेषकर महिला पुलिसकर्मी न सिर्फ तनाव मुक्त होंगी बल्कि उनके बच्चों को भी मनोरंजन के साथ कुछ सीखने का मौका मिलेगा। महिला पुलिसकर्मियों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर जो महिला पुलिसकर्मी होने के साथ साथ मां भी हैं, अपने दोनों ही फर्ज को वो अच्छे से निभा सकें और इसीलिए एक बड़ी पहल की गई है, जहां क्रैच का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर पहुंचे। इस सुविधा से कहीं ना कहीं महिला पुलिसकर्मियों का उत्साह भी बढ़ेगा और साथ ही साथ वो तनाव मुक्त हो पाएंगी। महिला पुलिसकर्मियों की टीम है, उसकी संख्या काफ़ी बड़ी है, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनके जो परिवार है, उनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी केयर के लिए ये जेनपैक्ट के सहयोग से आज ये किसले 2 जो है हमारा यहाँ पर कक्ष आरंभ किया गया है और इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से थी। पहला किसले कक्ष पुलिस लाइन में है, लेकिन वो केवल सूरजपुर और उधर की तरफ है। शहर में पुलिस की प्रेजेंस काफ़ी रहती है, नियमित रहती है और इस तरह का पुलिस का कार्य है कि 24/7 है, 24 घंटे कार्य करने का है। तो जो हमारे महिला सहयोगी हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र मस्तिष्क से परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता मन पे ओढ़े हुए बिना ओढ़े अपना कार्य निष्पादित कर सके, इसी उद्देश्य से आज ये कक्ष यहाँ पर शुरू किया गया है। और मैं आपको कह दूँ कि ये केवल दूसरा नहीं, इस तरह का इसी श्रृंखला में अभी आगे भी और भी कक्ष बनेंगे। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।